बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी फर्स्ट ईयर गैसेज एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। एक्चुअली हम किंगडम एनिमलिया के कुछ नुमाइंदा जानदार लेंगे जो कि मतलब अपने अंदर एक ख़ास तरह की रेस्पिरेशन की उनकी जो है वो सलाहियतें हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो उनको देखने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती हैं, ऐसी सरफेस जिससे जानदार गैसों का तबादला करता है, रेस्पिरेटरी यानी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको देखते हैं। नंबर 1, सरफेस एरिया शुड बी लार्ज और उसको मॉइस्ट होना ज़रूरी है, उसमें नमी होना ज़रूरी है। तो ऐसी सरफेसेस जहाँ से गैसों का तबादला होता है वहाँ से सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए और उसको मॉइस्ट होना चाहिए। जैसा कि लंग्स और गिल्स हैं जानवरों में, वो हमेशा मॉइस्ट होते हैं और उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं ताकि जो है वो सरफेस एरिया बढ़ सके। दूसरा, क्योंकि तमाम गैसों का तबादला डिफ्यूजन के अमल से होना होता है, तो डिफ्यूजन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो जो दो पॉइंट्स जिनके दरमियान में डिफ्यूजन हो रही है वहाँ पे कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट होना ज़रूरी है। यानी एक साइड पे उसकी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन को सपोज कर लेते हैं हम कि ऑक्सीजन अगर एक साइड से ज़्यादा है और दूसरी साइड पे लो होनी चाहिए, तो वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो साइड की तरफ जाएगा। दूसरा, उनके दरमियान में फासला कम होना चाहिए। जितना फासला दो डिफ्यूजन मॉलिक्यूल के दरमियान में जो सरफेसेस हैं उनके दरमियान में कम होगा, उतनी डिफ्यूजन तेज़ होगी। तो फासले को कम करने के लिए एपिथेलियम, सरफेस की जो ऊपर वाली सेल्स की कवरिंग होती है, उसको थिन होना चाहिए ताकि इजीली जो है वो गैसेस डिफ्यूज करके अंदर चली जाए, क्योंकि फासला जो है वो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो एपिथेलियम थिन होनी चाहिए। मसलन ये एक एल्विलाई है, इसकी ये एपिथेलियम अंदर वाली एपिथेलियल सेल्स हैं, इसके पीछे ये खून की नालियाँ हैं। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो पहले इस मॉइस्चर के अंदर आएगी जो कि अंदर इसके एल्विलाई के अंदर है, वहाँ से वहाँ पे डिफ्यूज होगी। पहले उसके अंदर जो ऊपर पानी की एक तह है वहाँ से फिर वो सेल्स में डिफ्यूज कर जाएगी, क्योंकि उधर रुकेगी। अगर वो रुकती नहीं है तो अंदर वो डिफ्यूज नहीं होगी। तो पानी का मॉइस्चर होने का ये फायदा होता है कि पहले वो इस नमी की तह में जो है वो गैस ऑक्सीजन वगैरह डिफ्यूज हो जाएगी, वहां से फिर इस एपिथेलियल सेल्स में आ जाएगी और एपिथेलियल सेल्स दो सेल्स थिक होते हैं इसमें, वहां से फिर ये ब्लड के अंदर चली जाएगी और ब्लड के अंदर जो मुतलका जो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स होते हैं जैसा कि हेमोग्लोबिन वगैरह उनके साथ कंबाइन करके यहाँ से चली जाएगी। तो इसलिए ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये कम से कम होनी चाहिए ताकि एपिथेलियम थिन हो जाए, ताकि डिस्टेंस जो डिफ्यूजन के लिए वो लिटिल हो जाए, कम हो जाए, तो ताकि डिफ्यूजन का अमल तेज हो। दूसरा, डिफ्यूजन के ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी ऐसी हवा जो इसके अंदर आ रही है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा में आ जाएगी। अब ऐसी हवा जो अंदर रुक गई है उसमें ऑक्सीजन कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ब्लड उसमें से ऑक्सीजन ले रहा है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। अब ये वाली हवा जिसमें ऑक्सीजन कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए और इसकी जगह पे नई हवा आनी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ताकि दोबारा जो ऑक्सीजन है वो हवा से ब्लड में जाए और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से किधर आ जाए, हवा में आ जाए। तो इसके लिए वेंटिलेशन यानी हवा का जो बहाव है वो होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमेशा ही हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा बनी रहे और कार्बन डाइऑक्साइड कम बनी रहे, सो डैट कि हवा से हमेशा ऑक्सीजन ब्लड में जाए और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आए। दूसरा, कैपिलरी नेटवर्क का रिच होना बहुत ज़रूरी है। मसलन जो हमारे ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इसके आसपास इसके अंदर जो है वो खून की नालियाँ जो कि कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, उनका बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी होता है ताकि मुसलसल यहाँ पे ब्लड आए। मसलन जो यहाँ पे ब्लड आ रहा है उसने ऑक्सीजन उठा लिए और कार्बन डाइऑक्साइड इस हवा को दे दी है। अब अगर ये ब्लड यहाँ पे रुक गया तो क्या होगा कि ऑक्सीजन दोनों साइडों पे बराबर आ जाएगी, क्योंकि वो बाहर से मुसलसल अंदर की तरफ आ रही है, फिर डिफ्यूजन कम हो जाएगी। अब जिसने ऑक्सीजन उठा ली है, मैक्सिमम जितनी वो उठा सकता था वो उठा लिया, तो इसको यहाँ से चला जाना चाहिए। इसके पीछे ऐसा ब्लड आना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ताकि हमेशा खून से ऑक्सीजन हवा में आए, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आए और हवा से जो कार्बन ऑक्सीजन है वो खून में जाए, खून से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में और हवा से ऑक्सीजन खून में आए। तो इसलिए वहाँ पे एपिथेलियम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी भी जो रेस्पिरेटरी एनी सरफेसेस हैं उसमें होना बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में देखेंगे, तो हम सादा से शुरू करेंगे। सिंपलेस्ट जो हमारे पास ऑर्गन है जो एनिमल है वो हम देखते हैं, तो वो है जी हमारे पास हाइड्रा।
हाइड्रा सादा से जानवर होते हैं, इनका ताल्लुक फाइलम नाइडेरिया से होता है। तो इनमें कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, ये सिंपल से होते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। यानी जैसे कि हमारे मछलियों के अंदर गिल्स हैं या हमारे अंदर एनिमल्स बाकी जो है वो जो टर्स्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लंग्स हैं, फेफड़े हैं, तो ऐसा इनमें कुछ भी नहीं होता। तो इनमें क्या होता है कि इंटायर जो जनरल सरफेस होती है जो कि पानी के साथ कॉन्टैक्ट में होती है, ये वाटर है, इसके साथ ये इसकी इंटायर जनरल सरफेस कॉन्टैक्ट में है, तो ये इस पानी के साथ डायरेक्ट जो इसके सेल्स हैं वो गैसेज एक्सचेंज कर लेंगे। मसलन जो ऑक्सीजन चाहिए वो सेल में क्योंकि इस्तेमाल हो रही थी तो सेल के अंदर उसकी कमी थी, तो हवा में पानी में ज़्यादा थी, तो पानी से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ में आ जाएगी, सेल्स में आ जाएगी, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी में चली जाएगी, और इस तरह जो इनके अंदर अमोनिया वगैरह भी बनती है वो भी डिफ्यूज़ होकर बाहर चली जाती है। तो इसकी जो आउटर सेल्स होते हैं ये तो ऐसे बाहर वाले जो पानी है जिसमें वो रह रहे हैं उसके दरमियान में गैसों का तबादला करते हैं। इसमें इसके अलावा इनमें एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, इंट्रोन होती है, वो एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी काम करती है, तो उसके अंदर पानी मौजूद होता है। तो ये यहाँ इसके मुंह से पानी इसमें आता भी है और जाता भी है। तो ये जो पानी इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर होता है, जो इसके इनसाइड वाले सेल्स होते हैं उनका तबादला इस पानी के साथ वो अपने गैसों का तबादला कर लेते हैं। यानी ऑक्सीजन इस पानी के अंदर जो मौजूद थी वो ये वाले सेल ले लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इस पानी में मौजूद मतलब इन सेल्स में बनी है वो इस पानी में चली जाएगी, इस तरह अमोनिया भी। तो इस तरह ये अंदर वाले इसमें सेल्स की दो ही तहें होती है, अंदर वाले जो बाहर वाली तह है वो बाहर वाले पानी से गैसों का तबादला कर लेगी, और जो सेल्स के अंदर वाली तह है वो अंदर वाले जो पानी है इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में है उससे गैसों का तबादला कर लेगी। तो इस तरह इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। जो अर्थवर्म है इसका ताल्लुक फाइलम एनिलिडा से है, ये उसका एक मेंबर है। तो इनमें भी कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, जैसा कि गिल्स हो गए या लंग्स हो गए या बुक लंग्स, इस तरह के मुख्तलिफ तरह के होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किंगडम एनिमलिया में, लेकिन इसमें मौजूद कोई भी नहीं है। तो इसमें स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर काम कर रही है। तो हमने अभी तो देखा कि कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन तो स्किन भी तो ऑर्गन ही है। एक्चुअली स्किन का मेन काम रेस्पिरेशन करना नहीं था, उसके और भी काम है, जैसा कि बॉडी की प्रोटेक्शन करना या मैकेनिकल इंजरी से उसको बचाना, तो उसके अपने काम है। उसके अलावा एडिशनली वो रेस्पिरेशन गैसों का तबादला कर रहा है, तो इसलिए हम उसको कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि स्किन अपने काम कर रहा है जो उसने करने थे, उसके साथ साथ एडिशनली वो गैसेस एक्सचेंज का भी काम कर रहा है, तो इसलिए इसमें कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है। तो क्योंकि ये स्किन अब इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर काम कर रहा है, तो इसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस में मौजूद होती है। तो अब इसमें मौजूद भी है। एक तो ये रिचली सप्लाइड है विद ब्लड कैपिलरीज, इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का एक रिच नेटवर्क होता है। दूसरा, इसको मुसलसल मॉइस्ट रखा जाता है, और ये थिन भी होती है। मॉइस्ट रखने के लिए इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो इसके एपिडर्मल ग्लैंड सेल्स होते हैं, वो इसकी स्किन में होते हैं, तो वो ग्लैंड सेल्स जो होते हैं ना वो म्यूकस वगैरह खारिज करते हैं और वो इसकी जनरल सरफेस के ऊपर आ जाता है जो उसको मॉइस्ट रखता है। दूसरा, इनके अंदर ना एक स्लूमिक फ्लूइड होता है जो कि एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन काम कर रहा होता है। तो स्लूमिक फ्लूइड जो होता है ना, इसकी डॉर्सल साइड पे पोर होते हैं, वहां से ये निकल आता है और इसकी स्किन को ऊपर से मॉइस्चर रखता है। तो इस तरह ये थिन भी है और ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज भी है और ये मॉइस्ट भी है। तो इस तरह ये काम कर रही है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर। तो ये क्या करती है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन हवा में ज़्यादा है वो मॉइस्चर में पहले डिफ्यूज़ होता है, वहाँ से स्किन को क्रॉस करके ब्लड कैपिलरीज उसके नीचे हैं वहाँ पे ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड के अंदर यहाँ से वो कैसे जाएगा वो देखते हैं। और दूसरा, जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो इधर आ जाती है स्किन में, स्किन से उस मॉइस्चर में आती है और मॉइस्चर से बाहर वाली साइड पे हवा में डिफ्यूज हो जाती है। बहरहाल जो ऑक्सीजन होती है जो हवा में मौजूद थी जो कि इसके ब्लड में गई है, तो हम देखेंगे कि ब्लड के अंदर कैसे जाने के बाद वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट कैसे हुई। तो ऑक्सीजन एयर में जो मौजूद थी वो जाती है स्किन सेल्स को, पहले स्किन सेल्स को क्रॉस करती है। स्किन सेल्स को जब वो क्रॉस करती है तो वहाँ से वो जो वॉल्स ऑफ कैपिलरीज है, यानी कि जो कैपिलरी खून की दीवारियों के जो वॉल्स हैं उनको वो क्रॉस कर जाती है। उनको क्रॉस करने के बाद वो ब्लड के अंदर चली जाती है। जब वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर गई तो ब्लड के अंदर था हेमोग्लोबिन, ये इनका एक रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, क्योंकि इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो खून होता है उसका ये भी काम होता है कि उसने गैसों की ट्रांसपोर्ट भी करनी होती है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें खून का काम ये नहीं होता कि वो रेस्पिरेटरी गैसों की ट्रांसपोर्ट करे, तो क्योंकि इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था तो खून ने ही गैसों को लेके जाना था। तो बहरहाल जब खून के अंदर ऑक्सीजन स्किन से डिफ्यूज होके आती है तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ मिलती है, मिलने के तो यानी ऑक्सीजन जो है जो कि हेमोग्लोबिन के अंदर हेमोग्लोबिन के साथ मिलती है ब्लड के अंदर, वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाती है। अब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऐसा टिश्यूज में चली जाती है, टिश्यूज में जाके ये अमल रिवर्स होता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूट जाती है, हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन होती है वो टिश्यूज में डिफ्यूज कर जाती है, यानी ब्लड से वो टिश्यूज में चली जाती है, टिश्यूज फिर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। दोबारा के जो स्किन से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आई थी वो ब्लड के अंदर जब आ गई तो ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स थे उनके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट था हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन इस हेमोग्लोबिन के साथ मिली और बना ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन एज सच ब्लड के साथ टिश्यूज के पास गया, टिश्यूज के पास गया तो वहां से ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर टूटी, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन में रिवर्सिबली टूट गई। अब ये जो ऑक्सीजन जो टिश्यूज लेवल पे ब्लड कैपिलरीज के अंदर बनी है वहां से वो डिफ्यूज होकर टिश्यूज में चली जाएगी और टिश्यूज इसको यूज कर लेंगे। इस तरह जो टिश्यूज है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर रहे थे, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे थे, तो टिश्यूज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसोल्व हो गई, या थोड़ी सी हेमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन आ लेती है, लेकिन मेनली जो होती है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसोल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड प्लाज्मा उसको ब्लड के साथ वो स्किन पे आ जाती है, स्किन से वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर हवा में डिफ्यूज हो जाती है। तो आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेसेस, रेस्पिरेशन इन हाइड्रा और रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म पढ़ा। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। जज़ाकल्लाह।